ये सब के बावजूद सबसे बड़ा जो कारण था वो था प्रधानमंत्री जी का श्रीनगर में आके झूठ बोलना। लेकिन एक प्रधानमंत्री होके जो झूठ बोलते हैं ना, तो क्या मतलब है उस पद का, क्या मतलब है उस जीवन का। अंकिता भंडारी के मामले में किसी सांसद ने बोला कुछ? और तो और बड़े शर्म की बात है कि उस दुर्घटना के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार इस उत्तराखंड की देवभूमि में आ गए हैं, लेकिन नज़रें चुरा के चले गए अंकिता भंडारी के मामले से, नज़र नीची करके चले गए। वो ये बोले कि हमने पेपर लीक हुए, हमारा समर्थन है, इसको बोले, उनकी सरकारों में हुए हैं, वो बोले इस बात को कि हमारे मंत्रियों ने 20-20 लाख रुपए में नौकरियां बेची हैं, बोले ना उस बात को। इस प्रदेश में जितना भी भौतिक विकास हुआ होगा उसका 90% कांग्रेस के टाइम में हुआ है। क्या है लेजर शो कि मंदिर की दीवारों पर फिल्म दिखेगी चारों तरफ से। मैंने कहा भाई ये परमिशन किसने दे दी आपको कि मंदिर की दीवारों पर कोई फिल्म दिखेगी? और 5 मिनट का मोदी जी का फिल्म थी कि जिसमें वो ये दिखाया जा रहा है कि ये भगवान के अवतार हैं। मैंने कहा बिल्कुल ये नहीं होगा, हमने विरोध किया उसका। मैंने कहा ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। बहुत खुशी की बात है, हमें तो दिल भाग भाग हो रहा है कि राम मंदिर बन गया। और सबसे बड़ा भाग भाग दिल इसलिए इसमें हो रहा है कि वो हमारे कंट्रीब्यूशन से बना। ताले राजीव जी ने खुलाए, पूजा राजीव जी ने शुरू की, प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी कब्जा कर दिया कि मैं ही करूँगा सब कुछ मैं ही करूँगा, वहाँ भी कब्जा कर दिया। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और इस बार लग रहा है कि उत्तराखंड में 5 सीटों पर तगड़ा मुकाबला होगा। खास नज़र हमारी गढ़वाल सीट पर है, पौड़ी लोकसभा सीट पर। उनसे कांग्रेस ने गणेश गोदियाल जी प्रत्याशी बनाए हुए हैं। गोदियाल जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला सवाल यही है कि पहले हम देख रहे थे अखबारों में कि गोदियाल जी मना कर रहे थे कि भाई इस बार चुनाव नहीं लड़ना है, मेरे पास संसाधन नहीं है। फिर अचानक से आते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस जब भरोसा जताती है कि अब गोदियाल जी चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ संसाधनों की कमी और एक तरफ कह रहे हैं कि अब चुनाव लड़ेंगे। और पहले मनीष जी को हम देखते थे कि मनीष जी को फ्रंट पेज में रहते थे, आप उनको पौड़ी लोकसभा में काफ़ी उनके साथ दिखाई देते थे। किस प्रकार का समीकरण बना अचानक से? नहीं, अचानक से ऐसा है कि जब मनीष जी ने जगह छोड़ दी तो फिर समीकरण बदले। पहले से हम इसलिए मना करते थे कि मनीष जी हैं, उसके बाद जब अचानक मनीष जी ने जगह छोड़ दी तो फिर ये हुआ कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है, पार्टी ने कहा कि आपको लड़ना है। मनीष जी के होते हुए भी ये बात पार्टी मुझे कह रही थी कि आपको चुनाव लड़ना है, और हमने सर्वे किया है, इस सर्वे में आपका ज़्यादा अच्छा है, आपको चुनाव लड़ना है। लेकिन मैं कहता था कि नहीं, चूँकि मनीष जी को हमने सब लोगों ने 5 साल से इस रूप में हम लोग साथ थे कि ये हमारे एमपी के दावेदार हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दावेदार हैं, और टिकट इन्हीं को मिलेगा, तो हम सब उनके साथ थे। तो इसमें ऐसे में मैं दावा करने लगूं तो ये उचित नहीं होता। कल आप ही लोग कहते कि भाई आपने इनको लाए और उसके बाद खुद दावा करने लग गए, तो आप ही लोगों की नज़र में हम संदेहास्पद हो जाते। क्या कारण रहा हो? तो इसलिए हमने ये कहा पहले से कि हम नहीं लड़ेंगे। और उसके बाद जब पार्टी ने मुझे कहा कि आप लड़िए, तो हमने कहा कि मेरी कोई तैयारी नहीं। ये स्वाभाविक है कि मेरी तैयारी नहीं थी, मेरे पास संसाधनों की कमी थी, वो भी मैंने सरेआम उसको कहा कि भाई संसाधनों की मेरे पास कमी है। आजकल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के धन बल का मुकाबला करने के लिए जो ताकत चाहिए वो हमारे पास नहीं है, ये स्वाभाविक है, उसमें छुपाने की बात क्या है। तो मैं इसलिए कह रहा था। लेकिन जब तमाम कार्यकर्ताओं ने कहा कि हम आपकी लड़ाई को लड़ेंगे, जहां आप संसाधनों के मामले में कमी महसूस कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, अपने अपने क्षेत्रों में हम आपको मजबूत करेंगे, हम संसाधन लगाएंगे, तो मैंने ये समझा कि इतनी बड़ी जब मेरे पे लोग आस कर रहे हैं तो मुझे आगे आना चाहिए, लड़ाई लड़नी चाहिए। गणेश गोदियाल जी की जो छवि है वो एक ईमानदार छवि मानी जाती है क्षेत्र में, लेकिन ईमानदारी से चुनाव नहीं जीता जाता, वो आप भी जानते हैं, क्योंकि श्रीनगर में आप पिछले विधानसभा चुनाव में लड़े हैं। तो अब इनके धन बल के आगे जो आप कह रहे हैं, तो किस प्रकार से जीत पाएंगे? क्योंकि मनीष जी को आप फ्रंट में कर रहे थे। देखिए मेरी बात सुनिए, आपने एक बात कही जो राजनीति में स्थापित हो चुकी है कि ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते जाते। लेकिन अगर ईमानदारी से चुनाव नहीं जीते जाते तो हम बेईमान भी नहीं बन सकते। हम लोगों को ईमानदार बनाने की मुहिम में लगेंगे कि लोग ईमानदार का साथ दें। और मेरा विश्वास है कि इस गणेश गोदियाल को जिस दिन आप जीतता हुआ देखेंगे, ये समझना कि जनता में अधिकांश लोग ईमानदारी के साथ खड़े हैं, ईमानदार हो गए हैं। पिछला चुनाव हारने का क्या कारण मानते हैं? ठीक है, पिछला चुनाव संसाधनों की कमी, मेरे पास समय की कमी, और ये सब के बावजूद सबसे बड़ा जो कारण था वो था प्रधानमंत्री जी का श्रीनगर में आके झूठ बोलना। प्रधानमंत्री जी ने, हम प्रधानमंत्री के रूप में उनका, तो दोबारा कह रहे हैं कि हम दोबारा श्रीनगर में आएंगे। हाँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। प्रधानमंत्री के रूप में उनका हमेशा स्वागत रहेगा, लेकिन एक प्रधानमंत्री होकर जो झूठ बोलते हैं ना, कोफ्त होती है। और कभी कभी लगता है कि
धिक्कार है। इतने बड़े पद पर पहुंचने के बाद भी अगर आदमी को झूठ ही बोलना है तो क्या मतलब है उस पद का, क्या मतलब है उस जीवन का। तो उन्होंने श्रीनगर में आके एक बड़ा झूठ बोला और उस झूठ के बल पर वो चुनाव जीत गए। अब आपका कहना है कि दोबारा श्रीनगर आए, कोई बात नहीं है, ये लोकतंत्र है, उनको भी आना है, वो तो प्रधानमंत्री है। लेकिन मेरी सबसे बड़ी सवाल आपसे यही है कि जीतेंगे कैसे, क्योंकि आप विधानसभा चुनाव आप कह रहे हैं कि झूठ के दम पर जीत गए, प्रधानमंत्री हैं, वो दोबारा भी आएंगे वहां पर। लोकसभा चुनाव तो बहुत बड़ा चुनाव। आप एक बात बताइए मुझे, अगर हम विधानसभा चुनाव उनके झूठ से हार गए तो क्या हमें वो झूठ शुरू कर देना चाहिए? नहीं, क्या चाहते हैं? मेरा सवाल जीतने का। मेरा सवाल आपसे है, आप लोग चाहते क्या हैं? हमारा सवाल आपको तो एक ईमानदार व्यक्ति का वकील बनकर जनता का आह्वान करना चाहिए कि भाई सच का साथ दो। तो आप उल्टा मुझसे ये उगलाना चाहते हैं कि हम उनसे डबल झूठ बोलेंगे। जीतेंगे कैसे? हम जीतेंगे, हमारे विचारों से जीतेंगे। विचार क्या क्या रहेंगे जनता के बीच? महात्मा गांधी जी के पास महात्मा गांधी जी के पास अंग्रेजों से क्या अधिक संसाधन थे? लेकिन उनके पास स्वतंत्रता का विचार था और उस विचार को जब उन्होंने सत्यता के साथ, सच्चाई के साथ, अहिंसा के और सच्चाई के साथ आगे बढ़ाया तो उस विचार ने मंत्र के समान काम किया। इस गणेश गोदियाल का विचार भी गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता पर मंत्र के समान असर करेगा। ये मेरी सच्चाई लोगों पर मंत्र के समान असर करेगी, ये मेरा विश्वास है। क्या क्या मुद्दे लेके जाएंगे इस पर? मुद्दे तमाम हैं। आपको लगा कि 5 साल गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से हमारे जो सांसद थे, 5 उत्तराखंड के जो सांसद थे, वो सामयिक मुद्दों पर, जो करंट अफेयर्स हैं, उन करंट अफेयर्स पर संसद में कुछ बोले हों? आपको लगा ऐसा कभी? इतना बड़ा मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा मतलब इतनी बड़ी हमारी आवश्यकता थी कि हमारी आवाज़ को कोई उठाए। अंकिता भंडारी के मामले में किसी सांसद ने बोला कुछ? और तो और बड़े शर्म की बात है कि उस दुर्घटना के बाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2 बार इस उत्तराखंड की देवभूमि में आ गए हैं, लेकिन नज़रें चुरा के चले गए अंकिता भंडारी के मामले से, नज़र नीची करके चले गए। पूछा जाएगा, आप कह रहे हैं मोदी जी फिर आएंगे, स्वागत है उनका, पूछा जाएगा कि इस पर आपने क्या किया, कि क्या लगता था उनको एक आदेश देना था कि भाई मुख्यमंत्री को कि ये जो तथाकथित वीआईपी है कौन है, इसको 24 घंटे के अंदर सामने लाओ, यही बोलना था। लेकिन जब अपने कोयले की दलाली में हाथ काले रंगे हों तो आदमी फिर दूसरे की ओर उंगली नहीं करता है, यही बात है। तो यही मुद्दे रहेंगे आपके कि ये मुद्दे हैं, काम नहीं किया, इस वजह से ये मुद्दे हैं। अभी आप बताओ, मैं बीजेपी के नेताओं को आपके चैनल से चुनौती देना चाहता हूँ कि वो अग्निवीर के मुद्दे पर आकर चुनाव लड़े कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। बोले, आज जिनको टिकट मिला है वो बोले आके मंचों से कि भाई हमें इसलिए जिताओ कि हमने अग्निवीर योजना लागू कर दी है, फौज की नौकरियां बंद कर दी हैं, रेगुलर नौकरियां, और अग्निवीर लागू कर दी हैं। बोले, वो ये बोले कि हमने पेपर लीक हुए, हमारा समर्थन है इसको, बोले उनकी सरकारों में हुए हैं। वो बोले इस बात को कि हमारे मंत्रियों ने 20-20 लाख रुपए में नौकरियां बेची हैं, बोले ना उस बात को। लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने कानून बना दिया है। क्या कानून बना दिया? पेपर लीक के लिए, जो भी पेपर लीक करेगा उसके लिए सख्त कानून बना दिया है। कानून के बाद भी पेपर लीक हुए, जो कानून बने उसके बाद भी पेपर लीक हुए। अभी लेटेस्ट कुछ महीने पहले कानून बनने के बाद ही तो लीक हुए। क्या हुआ उसका? ये सब ढकोसला है। देखिए मैं आपको बताऊं, ये जिन कानून की आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के जो भाषण हैं, प्रधानमंत्री जी के जो झूठ हैं, वो समस्याओं पर और लोगों की नज़रों के बीच एक धुंध पैदा करने का प्रयास है। जो समस्याएं हैं, जब लोगों की, आम आवाम की नज़र उन समस्याओं पर पड़ रही है तो उनके बीच एक धुंध पैदा करने की कोशिश है। ये सब बातें, ये कानून बना दिया, प्रधानमंत्री जी ने ये बोल दिया, प्रधानमंत्री जी की गारंटी हो गई, मोदी की गारंटी हो गई, ये धुंध बनाने की कोशिश है ताकि लोगों की नज़रें मुख्य मुद्दे पर सीधे न पड़ सकें, धुंध के बीच नज़रें इधर उधर हो जाएं और मसले भटक जाएं। ये वो कोशिश है। अब आपको मैं बताऊं, आपको अच्छी तरह याद है पिछले इलेक्शन के बाद जब लोगों ने कहा कि भाई हम इंतजार कर रहे हैं 15 लाख कब हमारे खाते में आएगा, तो एक इंटरव्यू में गृह मंत्री जी ने ये बात कही ना कि भाई चुनाव में बहुत सी बातें बोली जाती हैं, ये जुमले हैं, ये बोला ना, आपने भी सुना होगा। कुछ दिन बाद ये भी पता चलेगा कि मोदी की गारंटी नया जुमला थी, और हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि जनता बार बार ठगी जाए। गोदियाल जी, अब तक कांग्रेस भी रही है सत्ता में, भाजपा भी सत्ता में रही है। हम देखते हैं, क्योंकि गांव-गांव की जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो वहां पर देखते हैं कि सड़क भी आज भी समस्या है, पानी आज भी समस्या है। तो आप ये क्यों नहीं मानते कि कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार? नहीं, क्यों? अगर राज्य सरकार में हम बात करें तो कांग्रेस भी रही है। मेरी बात सुनिए आप, और आप कहते हैं कि इन्होंने ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। मेरी बात, आप अपने कामों मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस प्रदेश में जितना भी भौतिक विकास हुआ होगा उसका 90% कांग्रेस के टाइम में हुआ है।
मुझे आप एक कोई ऐसा उदाहरण दे दीजिए कि जिसने आम जीवन को इतना प्रभावित किया हो कि आदमी की ज़िंदगी बदल गई हो। इस सरकार में क्या ऐसा हुआ? और अतीत के मैं तमाम चीज़ें बता दूं आपको। मैं बार बार आपसे वही पूछना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने काम नहीं किया। भाई मेरी बात सुनिए, मैं कहाँ बोल रहा हूँ उन्होंने काम नहीं किया। ये तो वो बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। ठीक है, ये बीजेपी के नेता जब उनके वालिद, उनके पालक अच्छी नौकरियों पर रहे होंगे, कांग्रेस के टाइम में अच्छे काम धंधे में रहे होंगे, तब जाके इन्होंने ग्रो किया। और आज उसी बात को बोल रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में क्या हुआ। ये तो इसी तरह है कि जैसे आजकल बतेरे लोग हैं कि जो बाप की पेंशन से फोन में वो भराते हैं, पैसा भराते हैं, फ्लैक्सी भराते हैं और दिन भर फलाना 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 लिखते रहते हैं। अच्छा, एक चीज तो और, ये सब बातें, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था। बद्री केदार समिति के आप अध्यक्ष भी रहे हैं, जिसमें मोदी जी आया था, काफी नारे वहां पर लगे थे, आपने उसका विरोध भी किया था। मोदी जी, राहुल जी की बात कर रहे हैं? हाँ, राहुल जी। सोना भी वहां पर चढ़ाया गया था, तो आपने कहा था भैया हम सोना ऐसा नहीं चढ़ा पाएंगे, आप थर्ड पार्टी से सर्वे कराएंगे। उसके बाद आपके बताया जाता है कि कई आयकर विभाग या ईडी वगैरह की आपके खातों वगैरह की भी जांच भी हुई और आपको ऑफर भी आए थे कि आइए आप भाजपा में शामिल हो जाइए। कितनी सत्यता है? देखिए, ये सब अलग अलग बातें हैं, आप कंफ्यूज कर रहे हैं। नंबर एक बात कि जो आपने सोना चढ़ाने की बात कही, वो जो केदारनाथ में इस समय सोना चढ़ा है, ये सब फ्रॉड है। फ्रॉड के समय में भी आई थी कि सोना, ये यही पार्टी मेरे टाइम आई थी और मैंने जब उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं महसूस की, मैंने उसमें जब गड़बड़ झाला समझा, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने ये एक शर्त रखी कि भारत सरकार की एजेंसी MMTC से मैं इसको चेक कराऊंगा। और तब उनके हाथ पैर फूल गए। उन्होंने कहा कि हम कुछ दे ही तो रहे हैं आपको। मैंने कहा नहीं, मेरे समय में 500 किलो देने की बात थी। मैंने कहा 500 किलो का मतलब गणेश गोदियाल के सामने 500 किलो होता है, 499 नहीं। फिर उन्होंने अन्य तरीके की बातें करने लगे, तो मैंने नहीं माना वो बात। मैंने कहा बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। अब वाले मान गए, वो काम हो गया, ये अलग सब्जेक्ट है। जो आप मोदी जी की बात कर रहे हैं जी, वो ये मामला था कि केदारनाथ में एक लेजर शो का आयोजन किया गया। उस लेजर शो में जो लेजर शो करने वाले लोग थे वो गुजरात के लोग थे और फौज की MI-17 हेलीकॉप्टरों से वो सब मशीनें वहाँ लेजर शो की वहाँ पहुँचाई गई। तमाम बड़े बड़े लोग और सब पहुँचे वहाँ। अगले दिन केदारनाथ के कपाट खुलने थे, मैं अध्यक्ष था। यहाँ से आम आदमी के लिए हेलीकॉप्टर अलाउ था सरकार की तरफ से फ्री, लेकिन मेरे लिए मना कर दिया गया कि नहीं। मैं पैदल चला गया, हम पहाड़ी लोग हैं, अब मैं पैदल चला गया। जब मैंने वहाँ देखा कि क्या हो रहा है, तो बताया गया कि लेजर शो हो रहा है। क्या है ये लेजर शो? कि मंदिर की दीवारों पर फिल्म दिखेगी चारों तरफ से। मैंने कहा भाई ये परमिशन किसने दे दी आपको कि मंदिर की दीवारों पर कोई फिल्म दिखेगी? ये हम परमिशन नहीं देते। बोले राज्य सरकार ने दी है परमिशन। मैंने कहा पहले हमको बताओ कि क्या है इसमें। तो उसमें 17 मिनट का स्पिरिचुअल फिल्म थी और 5 मिनट का मोदी जी का फिल्म थी कि जिसमें वो ये दिखाया जा रहा है कि ये भगवान के अवतार हैं। मैंने कहा बिल्कुल ये नहीं होगा, हमने विरोध किया उसका। मैंने कहा ये प्रधानमंत्री हो सकते हैं, राष्ट्रपति हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। भगवान की जगह भगवान है, हम नहीं होने देंगे इसको। बहुत बवाल हुआ। मनोज रावत जी उस समय वहाँ कांग्रेस के हमारे विधायक थे, उनका भी हमको साथ मिला। वहाँ तमाम पंडा पुरोहित सब हमारे साथ हो गए कि भाई ये क्या बकवास कर रहे हैं, ये भगवान थोड़ी हैं कि इनको भगवान के रूप में स्थापित किया जा रहा है। हमने उसका विरोध किया और विरोध किया तो फिर ये हुआ कि जो 17 मिनट स्पिरिचुअल फिल्म थी वो दिखाई गई और 5 मिनट जो मोदी जी को भगवान के रूप में स्थापित करने की कोशिश थी वो खारिज कर दी गई। ये हुआ। उसके बाद जांच फांच होते रहे, जांच फांच। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या पड़े, हमारा खुला हिसाब है, जो जांच करनी है कर लो भाई। हम जीवन में अपनी आवश्यकता जितनी है उतना कोशिश करते हैं। हम बच्चों के लिए धन कमाने की वो नहीं रखते हैं कि बच्चों के लिए और 10 पुस्तकों के लिए रख दें। मैं अपने जीवन को सफल मानता हूँ और मेरे पिताजी की सबसे बड़ी जो संपत्ति थी वो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं था। अगर मैं सपूत हूँ तो मेरे बाप को क्यों धन संचय करना था, और मैं अगर कपूत निकलता तो मेरे बाप को उस धन से क्या फ़ायदा होता जो मेरे लिए रखता। तो इसलिए हम इतना ही वो करते हैं कि जो ईडी फीडी और दुनिया भर के ये 50 ईडी लाए ना, अभी हरक सिंह जी के यहाँ है, क्या कर देगी ईडी? भाई जब वो बीजेपी में थे तब वो अच्छे थे, पवित्र थे। आज कांग्रेस में आ गए तो ईडी आ गई। तो ये परेशान करने के लिए भले ईडी लगा दें किसी के पीछे, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है ना। और हमारे पीछे तो परेशान करने के लिए भी नहीं लगा सकते। भाजपा से ऑफर आया है कभी? लगातार प्रयास करते रहते हैं, लेकिन ऐसा है समाज में विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए। हाँ।
लगातार प्रयास होते रहते हैं ऐसे। अच्छा, आपकी क्या सोच है कि जो मनीष जी छोड़ के गए हैं, क्या कारण रहा होगा? मतलब आप कहते हैं कि उनसे जाके पूछो, मैंने आपके कही दी है, लेकिन आपका नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ? ये उनके, आपका भी एक विचार होगा ना कि उनके क्यों? मन की आपको बात क्या लगता है? देखिए, आपकी मन की बात क्या कहती है? देखिए मुझे लगता है कि उनको ये लगता होगा कि उनको ये लगा होगा कि उनके लिए संभावनाएं बीजेपी में ज़्यादा आसान हैं, ज़्यादा संभावनाएं हैं बीजेपी में, उनकी सफलता की संभावना ज़्यादा है बजाय कांग्रेस के, ऐसा लगा होगा। और दूसरी बात है कि जो मैंने उनका आखिरी एक वो फेसबुक में देखा, उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल रूप में राहुल गांधी अच्छे आदमी हैं, लेकिन सरकार मोदी की अच्छी है, मतलब सरकार के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी अच्छे हैं। तो राहुल गांधी अगर अच्छे व्यक्ति हैं तो क्या वो अच्छे व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए? तो मेरा ये कहना है कि मैं ये मानता हूँ उनको मजबूती से कांग्रेस में रहना चाहिए था, और उनकी जगह उन्होंने बना ली थी, इस पार्टी में उन्होंने जगह बना ली थी। मुझे संदेह है कि भारतीय जनता पार्टी में उन्हें वो सम्मान मिल पाएगा जो यहाँ था। अब आप जब चुनाव के दौरान लोगों से मिलेंगे तो ये बात जरूर उठेगी कि भाई एक परिवारवाद की जो पार्टी कहा जाता है कांग्रेस को, कि जरा मेरा फ़ोन लाना, मैं इनको परिवारवाद सिखा देता हूँ, जरा मेरा फ़ोन लाना। बीजेपी ने 25 टिकट अभी ऐसे दिए हैं जिनके पिताजी या तो मंत्री थे या मुख्यमंत्री थे या सांसद थे, उनके बेटों को टिकट दिए हैं। वो परिवारवाद नज़र नहीं आया आपको? मैंने वो सेव कर रखा है, फ़ोन इसलिए मंगाया मैंने कि मैं आपको दिखा सकूं, नाम पढ़ सकूं, इसलिए सेव किया है। अच्छा हुआ आपने ये प्रश्न कर दिया और मेरे कल का ही सेव किया हुआ आज मेरे काम आ गया। तो मैं बार-बार सवाल आपसे इसलिए पूछता हूं तो ऐसे क्योंकि 25 से भी ज़्यादा होंगे। क्योंकि मैं परिवारवाद पर जो सवाल पूछ कौन सा रहा हूं, परिवारवाद? और तो दूसरी बात, आप भाजपा पे चले जाते हैं। भाई क्यों न जाएं हम? भाजपा ही तो ये बात कह रही है खुद ना। आप भाजपा के शब्दों को अपने मुंह से कह रहे हैं। आप मानते हैं कि कांग्रेस में परिवारवाद है? क्यों है परिवारवाद? क्यों है? क्या है? नहीं मानते हैं? नहीं, परिवारवाद का क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए, कांग्रेस में काबिलियतवाद, जो एक कांग्रेस में जनता के बीच चल रहा है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, कांग्रेस का कार्यकर्ता और इस देश का आम मतदाता, मैं उदाहरण दे दूं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश का मतदाता अगर राहुल गांधी को अपना नेता मानता है, वो नहीं मानता है कि ये परिवारवाद है, वो मानता है कि हाँ ठीक है, वो मानता है कि जी अपने बेटे के लिए टिकट, भाई मेरी बात सुनिए, वो मानता है कि ये काबिलियतवाद है। तो आपको क्या दिक्कत है? मोदी जी ने परिवार को त्याग दिया, मोदी जी ने अगर परिवार को त्याग दिया तो उसमें हमारी गलती है? बीवी की थी, शादी की थी, बच्चे होते, परिवार होता तो हमें कोई दिक्कत थी? हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अगर मोदी जी ने बीवी त्याग दी तो वो भी हम पर परिवारवाद हो गया कि तुमने मतलब राजीव जी ने शादी क्यों की और राहुल जी क्यों हुए, ये कोई आरोप है? तो बीजेपी तो फोहड़ आरोप लगाती है। बीजेपी के नेता ऐसे ही नेता हैं वहाँ। क्या तर्क है भाई परिवारवाद? मैं दिखाऊं आपको परिवारवाद? आप हरीश रावत की बात कर रहे हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूं। हरीश रावत का अपने बेटे के लिए टिकट मानते हैं? मैं सही मानता हूं। हरीश रावत अगर बेटे के लिए टिकट मांग रहे हैं, उनका बेटा इतने सालों से लगा हुआ है, तो क्यों ना वो बेटे के लिए टिकट मांगे? और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जिक्र हुआ था पिछली बार, इस बार भी कुछ। ये सुनिए आप, प्रेम धूमल के बेटे अनुराग ठाकुर को टिकट, BS येदियुरप्पा के बेटे राघवेंद्र को टिकट, रवि सुब्रमण्यम के भतीजे तेजस्वी सूर्या को टिकट, वेद प्रकाश गोयल के बेटे पीयूष गोयल को टिकट। इसके बाद मतलब ऐसे 25 लोग हैं। मतलब चलिए, तो सोशल मीडिया में चलिए नहीं कांग्रेस की तरफ। हाँ, मैंने इसको सेव रखा हुआ है। आप हरीश रावत का नाम ले रहे हैं, इसलिए इसका जवाब मैं कह रहा हूँ। भाषणों में आप बोल सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यही है कि अगर आप परिवारवाद मानते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए जो उनका कॉलर है वो हमारे कॉलर से ज्यादा गंदा है। देखिए ये बात, कॉलर साफ करने की, मेरी बात सुनिए, ये इसलिए बोल रहा हूं मैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के बनाए हुए वाक्यों को अपने मुंह से मुझ तक पहुंचा रहे हैं। ये जो परिवारवाद की जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी का बनाया हुआ आरोप है, जिसको एक पत्रकार मुझ तक पहुंचा रहा है, इसलिए मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ठीक है ना? नहीं तो मुझे जरूरत ही क्या थी? वो तो आप मुझे बोल रहे हैं, तो तब मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं ये कहता हूं कि परिवार में अगर कोई काबिल व्यक्ति है, अगर किसी राजनेता का बेटा, उदाहरण के लिए राजनाथ सिंह जी हैं, जब राजनाथ सिंह जी राजनीति में लग गए, उनका बेटा राजनीति में लग गया, तो वो राजनीति नहीं करेगा तो क्या करेगा? अब मैं कहूँ कि ये गलत है, तो मैं नहीं कह सकता ऐसा गलत है, क्योंकि भाई वो बचपन से राजनीति सीख रहा है, राजनीति देख रहा है, तो राजनीति करेगा। आप क्या मानते हैं, वो परिवारवाद नहीं था? मेरा विरोध सिर्फ इस बात का है कि अगर परिवारवाद की परिभाषा बनानी है तो बीजेपी और कांग्रेस के लिए सामान्य एक रूप में बनाई जाए। ये नहीं हो कि कांग्रेस के लिए परिवारवाद की परिभाषा अलग है और बीजेपी के लिए अलग है। ये ठीक नहीं है, मेरा ये कहना है। राम मंदिर का अभी मेरा बेटा है, मेरा बेटा नहीं इसमें इंटरेस्ट रखता है, ठीक है,
वो नहीं आएगा राजनीति में तो आप बोलोगे हाँ ठीक है परिवारवाद। अगर वो रहता है इसी में, मेरे साथ वो यही करते रहता, मेरे अरेंजमेंट करते रहता कि आज सभा होनी है, वहाँ से आदमी लाओ, वहाँ से वो भोंपू लाओ जो बोलने वाला होता है, लाउड स्पीकर वो लाओ, वहाँ से फलाना मशीन लाओ, वहाँ से लोगों को बुलाओ, वहाँ से सोशल मीडिया वाले को तैयार करो। अगर वो यही करता होता है तो कल मेरे बाद वो तैयारी करता फिर विधायक बनने की, तब आप कहते कि परिवारवाद हो गया। तो परिवारवाद भी अगर है तो उसके लिए परिभाषा सबके लिए समान होनी चाहिए। वो भाजपा के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। जहाँ तक वरिष्ठ स्तर की मोदी जी और गांधी परिवार की आप बात करते हैं तो उसमें हमारी नहीं है, मोदी जी की गलती है। उनके पिताश्री ने उनका समय पर विवाह कर दिया था, वो पत्नी को अपने साथ रखते तो उनका भी परिवार होता और निसंदेह उनका बेटा भी, उनकी बेटी भी आज उनके राजनीतिक जो क्रियाकलाप है उनको आगे बढ़ाने का काम करते। राम मंदिर पर क्या कहेंगे, क्योंकि राम मंदिर बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हमें तो दिल भाग भाग हो रहा है कि राम मंदिर बन गया, और सबसे बड़ा भाग भाग दिल इसलिए इसमें हो रहा है कि वो हमारे कंट्रीब्यूशन से बना। हमने भी उसमें कंट्रीब्यूशन किया, हमने भी उसमें जो मेरी सामर्थ्य थी हमने भी उसमें दान दिया, कंट्रीब्यूशन किया। और ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, अभी 2-3 साल पहले मैं बहुत रसीद ढूंढ रहा था। मैं श्रीनगर में मैंने जो रसीद काटी राम मंदिर के लिए उसको ढूंढ रहा था मैं, लेकिन मेरी आदत नहीं है ऐसी चीज़ों को संभालने की कि मैं संभाल के रखूँ, समय पर दिखाऊं। पर मैंने भी कंट्रीब्यूशन किया। मेरा कहने का तात्पर्य खुशी है। ताले राजीव जी ने खुलाए, पूजा राजीव जी ने शुरू की, उसके बाद कोर्ट में मामला चला गया, कोर्ट का आदेश आया और पूरे देश के राम भक्तों के द्वारा जो दान दिया गया उसके आधार पर मंदिर बना। प्रधानमंत्री जी ने वहाँ भी कब्जा कर दिया कि मैं ही करूँगा सब कुछ मैं ही करूँगा, वहाँ भी कब्जा कर दिया। अच्छा एक बात है, राम मंदिर हमें खुशी है राम मंदिर बना, और हमने तो भाई हमने भी मंदिर बनाए। इस खुशी में शामिल भाई मेरे कांग्रेसियों हम हमारा जब वक्त आएगा ना, गए क्यों नहीं इनविटेशन? मेरी बात सुनिए, अरे भाई कोई जरूरी है? हमारे राम सामने बैठे हैं, मंदिर रखा है, हम रोज राम की पूजा करते हैं। मैंने 14 रामलीलाएं की, मैं तो बचपन में रामलीला का एक्टर था, 14 रामलीलाएं की। तो क्या कोई राम से हमें अलग कर सकता है? घट घट में भगवान, कण कण में भगवान है। वो तो आदमी को समझ, ये तो मोदी जी ने एक राजनीतिक बवंडर पैदा किया है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, जो मैंने बात की है, आप भी कभी इस बात पर मनन करना कि जो कुहासा पैदा कर रहे हैं, ये कुहासा पैदा करने की कोशिश है कि जनता की नजरें मुद्दों तक न पहुंचे। जो जनता को मुद्दे दिख रहे हैं, जनता को जो प्रॉब्लम दिख रही है, उसके बीच एक कुहासा पैदा कर देना है। गोदियाल जी, इतना लंबा इंटरव्यू हो गया, हमने राम मंदिर की बात कर ली, हमने परिवार, मैं आपको अधूरा, एक मिनट मेरी बात सुनिए, हमने भी मंदिर बनाए पर हमने कभी नहीं कहा मंदिर बनाए जोशीमठ में, जहां भगवान। लेकिन लोगों के जो मूलभूत मुद्दे जो लोगों तक पहुंचने चाहिए थे कि गोदियाल जी आएंगे, इन मुद्दों को लेकर आएंगे, वो सवाल अभी तक मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं मिल पाया। नहीं, तमाम मुद्दे आएंगे, आप मेरे साथ चलिएगा ना। जिस जगह पर जो मुद्दे होंगे उस मुद्दे पर मेरी राय क्या होती है आप इस पर नजर रखना। जो बातें सामने आएंगी जनता के बीच आई हैं, बहुत से आई हैं। यहाँ इंटरव्यू में थोड़ी सब फैसला हो जाएगा आधे घंटे के इंटरव्यू में कि क्या बातें हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं अभी यही मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा आएगा। मैं कहूँगा कि भाई हमने तो प्रचार करने की कोशिश नहीं की, नहीं तो क्या हमारा नरसिंह मंदिर जो हमने बनवाया, मैं बद्रीनाथ का जब अध्यक्ष था और नरसिंह मंदिर बना, क्या राम मंदिर से उसकी महत्ता कम है? जहाँ 6 महीने भगवान बद्री विशाल की पूजा होती है, मैंने बनाया। और यहाँ के नेता, मैंने वहाँ जब बुलाया उनको इन्वाइट किया, नहीं आए। अब मैं क्या बोलूं कि इनका नरसिंह भगवान में विश्वास नहीं है? मुख्यमंत्री नहीं आए, पर्यटन मंत्री नहीं आए, कोई नहीं आया। बीजेपी के नेता जितने थे, सरकार इनकी थी, नहीं आए। क्यों नहीं आए? ये चाहते थे कि मेरा नाम लिखे वहाँ, इनका नाम लिखूँ मैं मंदिर पे, हाँ इनका नाम लिखा जाए। मैं अध्यक्ष था, मैंने स्वयं कहा कि मेरा नाम भी नहीं लिखा जाएगा। हम भगवान के भक्त हैं, हम कौन होते हैं भगवान के मंदिर पर अपना नाम लिखाने वाले? हम तो कोशिश भर हैं। भगवान ने हमें मौका दिया, अपॉर्चुनिटी दी, प्लेटफॉर्म दिया, हमने ये काम कर दिया, लेकिन नहीं आए। अब इसको मैं बवंडर करूं कि ये नहीं आए, ये नहीं आए? और अगर आप चाहते हो कि मैं बवंडर करूं तो मैं अब अगर यही राजनीति है तो हम भी ऐसा कुहासा पैदा, पर हम इसमें विश्वास नहीं करते। मेरा मानना है कि मुख्यमंत्री अगर नरसिंह मंदिर के उसमें नहीं आए, पर्यटन मंत्री अगर नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस बात के लिए चुने गए हैं मुख्यमंत्री, वो उस काम को ईमानदारी से करें। अच्छा, क्या कारण? जो पर्यटन मंत्री चुना गया है, बनाया गया है, वो पर्यटन के कामों पर अच्छे से काम करे, ये उनकी पूजा है, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या कारण लगता है तीरथ सिंह जी का टिकट काट के इस बार नया चेहरा एकदम? मेरे को पूछने के लिए मोदी जी के पास जाना पड़ेगा। क्या आपका अंदरूनी क्या कारण लगता है? भाई आप पत्रकार हो और बीजेपी के, आप कांग्रेस के नेता से पूछ रहे हो कि क्या कारण है? सक्रिय हैं इस समय। मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक बयान मैंने सुना था कि जब समय था तुमने 20-20 पैदा क्यों नहीं किए, ये कहा ना उन्होंने। तो हो सकता है कि मोदी जी को वो हो गया होगा कि मेरे ऊपर कटाक्ष है।
ऐसा ऐसा मुझे लगता है। बलूनी जी को टिकट मिलना, मोदी जी को ऐसा लगा कि तीरथ सिंह जी ने मेरे पे कटाक्ष कर दिया कि 20-20 पैदा क्यों नहीं किया, और मैंने तो एक भी नहीं पैदा किया, मैंने बीबी छोड़ दी, तो शायद उनको बुरा लगा, इसलिए उनका टिकट काट बलूनी दिया। जी कैसे लगते हैं आपको, क्या टक्कर दे पाएंगे? इस देखिए बार मैं किस बलूनी तरीके जी से को होगा? मैं बलूनी जी को ज़्यादा नहीं जानता, मैं एक दिन उनसे मिला हूँ, और जब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था मैं उनको देखने गया, और मैं उतना ही उनको जानता हूँ। बाकी बीजेपी के नेता त्रिवेंद्र सिंह जी, धन सिंह रावत जी और तीरथ सिंह जी, डॉक्टर निशंक जी, ये उनको मैंने सुना कि बहुत करीब से जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गोदियाल जी का। काफ़ी लंबा इंटरव्यू भी हो जाएगा और समय की भी कमी है, अभी क्षेत्र में भी निकलना है, कई कार्यकर्ताओं से बात वगैरह भी करनी है। लेकिन इस बार मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है, खासकर पौड़ी लोकसभा में, क्योंकि आमने सामने होंगे गणेश गोदियाल जी और बलूनी जी। अब देखने वाली बात होगी और जनता के बीच क्या कुछ मैसेज लेके जाएंगे, किन मुद्दों को रखेंगे और जनता किसको पसंद करेगी। तब तक के लिए बने रहिएगा विजय पथ न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद गोदियाल जी आप। धन्यवाद, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।